8 बजने को है, वक्त हुआ है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ स्वागत बहुत बहुत आपका आज की इस खास स्पेशल डिबेट में। आज का मुद्दा है रिजल्ट की बारी, यही रात भारी। 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को हुए उपचुनावों के रिजल्ट शनिवार को आएंगे, कल आएंगे। झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक या कहें कि देवली उनियारा, नागौर, उदयपुर में और डूंगरपुर जिलों में जो 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। इन जिलों की 7 सीटों पर 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। उपचुनावों के रिजल्ट सरकार और विपक्ष दोनों का सियासी नैरेटिव सेट करेगा। इन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें बीजेपी के पास सलूंबर को छोड़कर कोई सीट नहीं थी। खींवसर का रिजल्ट आरएलपी के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि इस सीट पर आरएलपी हार गई तो विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं रहेगा। देवली उनियारा सीट भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद विवाद और समरावता कांड के बाद चर्चा में है। 7 सीटों पर उपचुनाव सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो सीएम भजनलाल शर्मा को सियासी मोर्चे पर बढ़त मिलेगी, विपक्ष के उन पर सियासी हमले कम हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष और आक्रामक होगा। चर्चा आज इसी पर करते हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 7 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट का काउंटडाउन। दिग्गजों की साख दांव पर, 14 घंटे बाद पिक्चर होगी साफ। पांच सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर। 2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला। बीजेपी चुनाव का रिजल्ट आ गया, हम 7 सीटें जीत रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर है, बाकी में हम आसान जीत की ओर अग्रसर। देवली उनियारा पर सबकी नजर। बीजेपी कांग्रेस के बड़े दावे। बीजेपी चुनाव का रिजल्ट आ गया, हम 7 सीटें जीत रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी संभावना बनी हुई है। अभी भी आरएलपी बीएपी की चुनौती रहेगी बरकरार। रिजल्ट की बारी, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। परिचय कराते हैं सभी कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों का। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत। विकास बारहट जी बीजेपी से हैं, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी अपना नजरिया रखेंगे और शंकरलाल नारुलिया आरएलपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेंद्र आर्य साहब आपके पास आता हूं, यह बताइए, रामगढ़ में 22 राउंड, सलूंबर में 22 चक्र, 84 में 18 राउंड, देवली उनियारा में 20 राउंड, झुंझुनू में 22 राउंड, दौसा में 18 राउंड और खींवसर में 20 राउंड की काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी मोटा माटी 18 से लेकर 22 राउंड की काउंटिंग। कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ढोल नगाड़ों की थाप, मिठाइयों का आदान प्रदान और आतिशबाजी। कितने बजे शुरू कर देंगे कल? देखिए रविंद्र जी, जहां तक इस उपचुनाव की बात है तो निश्चित रूप से हमने इस उपचुनाव के अंदर इस सरकार के 11 महीनों की विफलता हुई, चाहे किसानों के साथ में किसानों खून के आंसू रो रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रहा हो, तब आप जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, चाहे कानून व्यवस्था की बदहाली, इन सभी मुद्दों, सभी जो बड़े मुद्दे हैं, इनको हमने चुनाव के अंदर, हम 7 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के अंदर गए थे और हमने इस सरकार की विफलता को जनता के सामने रखा था। और निश्चित रूप से जनता कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को मजबूत करेगी, तो निश्चित रूप से हम 7 सीटें जीतने के लिए पूरी तरीके से आसान्वित हैं। और जैसे परिणाम आएंगे उसके बाद मिठाइयां भी बटेगी और ढोल नगाड़े भी बजेंगे। विकास बारहट जी, आप भी नतीजों का पूरा इंतजार करेंगे या फिर कुछ समय तय किया है कि भाई 10 राउंड में अगर हम आगे होंगे, 15 राउंड में आगे होंगे, या काउंटिंग शुरू होने से पहले क्या पता, बीजेपी तो आश्वस्त है 7 सीटों को लेकर पहले ही शुरू हो जाए आतिशबाजी? देखिए, आतिशबाजी तो रविंद्र जी मैं मानता हूं कि लोगों के मनों के जो उत्साह जो था वो इस चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया उसको देखकर ही मैं मानता हूं कि एक तरीके से सबके मन में शुरू हो चुकी है। और ये भजनलाल शर्मा जी का
जो राजस्थान की जनता के प्रति जो समर्पण है, जिस सेवा भाव के साथ उन्होंने राजस्थान की सेवा करी है, जिस प्रकार का प्रशासन जो है वो राजस्थान को पहली बार परिचय हुआ है इस सरकार के माध्यम से, उसका परिणाम है कि लोगों के रुझान जो है वो चुनाव में ही निकलकर सामने आए। और जहां एक सीट हमारी मात्र हुआ करती थी, आप देखिए कि इस मतगणना में आप देखेंगे कि 7 में से 7 सीट जीतकर और जनता राजस्थान की जवाब देगी कि किस प्रकार उन्होंने एक ऐसी सरकार जो एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के बीच में प्रदेश को कहीं छोटा मानकर कार्य करती रही, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य करती रही, और कहां एक ऐसी सरकार से उनका परिचय हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय को लेकर, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के विकास को लेकर कार्य कर रही है। ये इस चुनाव के परिणाम से अपने आप सिद्ध हो जाएगा। रविंद्र जी, नारोलिया जी, 0 या 1? सर नमस्कार। सर रविंद्र, नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने कहा 0 या 1? आपके पास तो इससे ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। 1 है सर, बिल्कुल। अभी तो 0 से स्टार्ट करते हैं और पहली सीट हमारी ये 1 सीट थी, 1 सीट बरकरार रहेगी हमारी। हाँ। और हमारे तो सर देखो, आप देखते हैं कि 18 में पार्टी बनी हमने, जवान किसान का मुद्दा लेकर हमने टोल टैक्स, राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, किसानों का कर्जा माफ हो, और हमने तो हमेशा संघर्ष को महत्व दिया हमेशा। और जनता ने हमारा प्यार, वही प्यार दिया हमें। 18 में चुनाव लड़ा तो हमें वो 9.5 लाख के आसपास वोट मिले, और जब 23 में चुनाव लड़ा तो वही हमारे 9.5 लाख के आसपास वोट मिले। तो हमारा तो सिर्फ संघर्ष से मतलब है, सत्ता के लालची नहीं। हम लोग हैं सिर्फ जनता की बात, कैसे उनके जैसे कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको कैसे न्याय मिले, किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो कैसे। शंकर लाल नारोलिया, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, अभी तक शायद पूछा नहीं होगा किसी ने। हाँ सर, पूछिए। जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपने 100 के आसपास अपने प्रत्याशी लड़ाए, आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे, 1 आपका विधायक जीत कर आया। अब इन 7 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो क्या पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता है नहीं कि वो इन 7 सीटों पर कम से कम आजमा तो लेते? ठीक है, संसाधन की कमी हो सकती है, कुछ और भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दावा तो आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक ही सीट पर पूरा ध्यान फोकस कर लिया। सवाल अब यही उठ रहे हैं कि भाई आपकी किसके साथ सेटिंग है, किसकी ए टीम हो, किसकी बी टीम हो? नजरिए तो ए टीम बी टीम तो ये बताने बड़े बता रहेंगे। हमने सिर्फ 1 सीट पे फोकस इसलिए किया कि जैसे हम 3-4 सीटों में, 7 सीटों में चुनाव लड़ते, हमारा प्रत्याशी भी थे और हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन ये देखा कि आजकल थोड़ा सिस्टम ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रत्याशी हम जैसे नेता तैयार करते हैं, आपने देखा होगा पहले से जैसे हमारे उम्मीदवार राम जी चले गए, और उधर आपने देखा होगा कि हाड़ौती की तरफ भी हमारा एक उम्मीदवार चला गया था। रेवंत राम डांगा जो लड़े चुनाव खिलाफ, वो भी तो चले गए थे। हाँ, डांगा जी चले गए थे। उधर हमारे सरदार शहर से चले गए थे, उनके लिए हमने मेहनत करी, 50,000 वोट लेके आए उपचुनाव में। तो हमने सोचा कि ये लोग मोल भाव करेंगे, तो इसलिए हमने एक ही सीट के ऊपर पूरा फोकस रखा, और ये सीट पूरे राजस्थान में सबसे। तो मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि अभी आरएलपी इतनी टिकाऊ नहीं हुई है कि उससे निकले हुए नेता पार्टी में टिक सके, नेतृत्व पर भरोसा कर सके, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा भी है ना, जो कार्यकर्ता जो है, जो निश्चित रूप से जो विचारधारा से हमारे सुप्रीमो की विचारधारा में अपने विचार रखते हैं, वो निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। और जो लोग निजी हित के लिए आते हैं, अपने आप को यहाँ नेता स्थापित करते हैं, हमारे यहाँ पार्टी में लोग उनके नारे लगाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और फिर ऐसे टाइम पे जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तो वो पार्टी। राजेंद्र आर्य जी, एक सवाल पूछूं क्या आपसे? खारिज कर सकते हैं आप या कह सकते हैं हाँ सही जानकारी? एक जानकारी है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक आला कमान को लेटर लिखा है। उस लेटर में यह लिखा है कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता इन चुनाव में प्रचार के दौरान सक्रिय नजर नहीं आए। है ऐसा? मुझे पता नहीं, आपको अगर किसी ने ये सूचना दी हो तो आप बता सकते हैं, उसका नाम भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में या मेरी जानकारी में ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। अच्छा, ये जानकारी सूचना है आपके पास कि क्या वाकई में कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर सभी सीटों पर प्रचार किया? चाहे गोविंद सिंह डोटासरा ने सलूंबर में 84 में प्रचार किया, झुंझुनू में किया कि नहीं किया? सचिन पायलट ने दौसा से इतर बाकी जगहों पर प्रचार किया कि नहीं किया? अशोक गहलोत महाराष्ट्र से थोड़ा बहुत समय निकालकर आ पाए कि नहीं आ पाए? टीकाराम जूली रामगढ़ से निकले कि नहीं निकले? बबर जितेंद्र रामगढ़ से में कितनी बार आए और बाकी जगहों पर कितना गए? ये जानकारी तो होगी आपके पास। देखिए रविंद्र जी, जानकारी मुझे बहुत सारी है और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि इस वक्त प्रदेश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किसानों के डीएपी का संकट है। रबी का सीजन पीक पर है, किसान अभी हम डिबेट आज जो है कल आने वाले नतीजों पर कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, परसों करेंगे जी। नहीं, मैं कल के नतीजों के ऊपर ही बात कर रहा हूं ना। हमने जनता से मांगा
कि भाई आप ये देश के प्रदेश की जो बदहाली है, प्रदेश के अंदर 11 महीने पहले एक झूठ बोलकर सत्ता में आई थी सरकार, कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान, मोदी की गारंटी है। आज 90 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन नहीं मिल रही है। आज बताइए उनके पेंशन से जो घर चलते हैं वो घर कैसे चल रहे हैं। आज देखिए अस्पताल के अंदर एक आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है उसकी बॉडी को, उसके बाद में चिता के ऊपर से उसकी सांसें लौट आती है, उसके बाद में 12 घंटे बाद एसएमएस के अंदर उसकी सांसें चली जाती है। आज बताइए ऐसा मामला राजस्थान में आज 75 सालों के इतिहास में कभी हुआ तो बताइए। आज स्वास्थ्य सेवाओं की बदली वो क्या कर रहे हैं साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मैं मूछ मुंडवा लूंगा, मैं बाल मुंडवा लूंगा। अरे आप बाल बाद में मुंडवाइए, पहले स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा कीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं संभालिए। आप मुख्यमंत्री जी कहां जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की एक भी समस्या का समाधान किया क्या? देखिए, तो आप यही कह रहे हैं कि मतलब समस्या का समाधान इस सरकार ने 11 महीनों में नहीं किया, इसलिए जो है नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस को लोग जिताएंगे और फिर उनकी समस्याओं का समाधान, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष अगर मजबूत होगा, मैं आपको फिर बार बार एक ही बात कहता हूं कि इस सरकार को ये 7 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सरकार इधर उधर होने वाली। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होगा ना, तो इस सरकार की नाक में नकेल कसेंगे और पूछेंगे कि किसानों का क्या हुआ, युवाओं का क्या हुआ। एक पूरा का पूरा परिवार 14-14 घंटे तक पानी की टंकी के ऊपर बैठकर अपना उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। विकास बारहट जी, प्रदेश की राजनीति के लिए जरूरी है कि 7 सीटें कांग्रेस की आए ताकि नाक में नकेल कस सके सरकार के, बीजेपी के। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने जो चिकित्सकीय जो आज जो घटना हुई उसकी बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि तत्क्षण जो है वो अस्पताल के अधीक्षक और संबंधित डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो कह रहे थे कि इन सीटों से चुनाव से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर चुनाव से सरकार पे फर्क पड़ता है श्रीमान। सरकार का इकबाल जनता में कितना है, सरकार की नीतियों पर लोगों का विश्वास कितना है, यह अगर दिखाया जा सकता है जनता के द्वारा, तो उपचुनाव उसका एकमात्र सटीक माध्यम है। अगर इस चुनाव में हम जो 1 सीट हमारी हुआ करती थी हमें वो भी नहीं मिलती है, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार से खामी हुई है। लेकिन अगर जनता हमें सीटें बढ़ा के देती है, तो मैं मानता हूं कि आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार मतलब आपका ये कहना है कि बढ़ा के देती है, 1 सीट से बढ़ाकर 2 देती है, या 7 सीट देती है, 2 सीट दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, तो ये सरकार के काम पर मोहर होगी। 2 सीटें हो या 7 सीटें। भाई रविंद्र जी, आप ही बताइए मुझे, और तो इस चीज का क्या इस चीज का अपन क्या वो माने कि ये इससे क्या शो होता है? तो राजेंद्र जी को समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए भाई? ये तो राजेश जी नहीं, पूरे राजस्थान की जनता समझती है। दूसरा रविंद्र जी, मैं एक चीज और बताता हूं। ये कह रहे हैं कि डीएपी की ये बात करते हैं, तो हम झूठ बोलकर आए। सरकार के अंतिम 6 महीनों के अंदर खुद की छवि को चमकाने के लिए प्राइवेट फर्म को हायर किया, राजस्थान का पूरा रेवेन्यू झोंक दिया पर्पल कलर के पोस्टरों में, और उनसे लॉन्च की जाने वाली रोज की योजनाओं में कभी मोबाइल बांट रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। बसों में भी हुआ करता था, बसों की साइड में भी होता था, पीछे भी होता था, हर जगह किस प्रकार कारगर रहा वो आपको पता है। उसके बाद 11 महीने आप सत्ता में हो सर, अब आप जवाब तो आपको देना पड़े। नहीं मैं कह रहा हूं, बीच में नहीं बोलूंगा, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो 11 महीने से आप बोलो ना सर, थोड़ा सा अनुशासन। मैं कह रहा हूं ना, देखिए सर अपने टर्म पे बोलो ना सर। मैं टर्म पे ही बोल रहा हूं, आप 11 महीने से सत्ता में, अब आपको ये पिछली सरकार के ऊपर सवाल उठाने का हुआ क्या? पेपर हो ही नहीं रहे, पेपर लीक क्या पेपर हो ही नहीं रहे। राजस्थान को हो रही है, युवा बेरोजगार टंकी पे चढ़ रहे हैं, रोज टंकी पे चढ़ रहे हैं। एसआई भर्ती का पता है आपको रविंद्र जी? एसआई भर्ती का पता है? कुछ पता नहीं है, युवाओं के साथ धोखा किया। विकास जी, 10 लोगों को जमानत मिल गई है, 10 आरोपियों को। विकास जी, 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है, 22 लोगों को सरकार से जवाब मांगा हाईकोर्ट ने। के साथ धोखा किया आपको, आम आदमी के साथ धोखा किया। आज अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है। हुआ क्या? बेचे क्या पेपर? सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, जवाब दो। 4 आ रहे हैं। सामाजिक घरों में पानी नहीं आ रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, पिछले खराबे का मुआवजा तक नहीं मिला। आपके कृषि मंत्री कहां पे बताइए ना? एक मिनट प्लीज। अच्छा मेरे भाई विकास जी, राजेंद्र जी वो जवाब देना चाह रहे थे, जो आपने अपना तर्क रखा कि भाई हमारी सीट अगर बढ़ती है तो ये हमारे काम पर मोहर होगी। राजेंद्र जी, आप इस पर जवाब दे रहे थे, हाथ उठा रहे थे।
सर पहले मैं वही हाँ, तो एक कह रहा हूं मिनट ना। राजेंद्र जी, पहले विकास जी को कंप्लीट कर लीजिए। बात ठीक है, कंप्लीट करूंगा। राजेंद्र जी विकास जी को कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, शांत। हाँ, फिर उसके बाद तो राजेंद्र ये जी। सर भारत की, ये राजस्थान की सरकार की ये बात कर रहे हैं, तो मैं मानना चाहता हूं कि जो इन्होंने दिया वो तो देखो हम कभी नहीं दे सकते। 19 पेपर लीक और पता नहीं कितनी परतें अभी निकलना बाकी है जांच के अंदर, वो अन्य है। तो इस प्रकार युवाओं के पेपर लीक हम नहीं दे पाए, बढ़ता हुआ अपराध हम नहीं दे पाए, एक दूसरे के निजी स्वार्थों के लिए नहीं दे पाए, राजस्थान को महामारी के गोद में छोड़ जाना, अपने निजी सरोकार के लिए। सचिन पायलट अब विकास जी एक मिनट, अब जरा राजेंद्र जी जरा सुन लेते हैं। राजेंद्र जी जरा 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी के पास जाता हूं मैं। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। प्रकार तो ये भी नहीं बोल पाएंगे। देखिए रविंद्र जी, राजस्थान को इनके लूट प्रभारी के ने कहा खाने था के कि हमारे अलावा पास खोने के लिए जोली कुछ गुट, नहीं है, टीकाराम, इसलिए भूमिका जोली गुट, तैयार कर ली थी डोटासरा कि ये गुट, सातों की सातों पायलट सीट गुट, हार रहे हैं। भूमिका तो मैं वही तो बोल रहा था कि ये गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्र लिखा है, कहां पर प्रचार करने के लिए पार्टी के नेता नहीं पहुंचे, तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने तो भूमिका तैयार नहीं कर ली। मैं ये भी पूछा था, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हाँ ना जनता के हितों से। आशुतोष जी, किस प्रकार अपने परिवारों आशुतोष जी को, इतनी देर से हम सुन रहे हैं दोनों को आज, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा कि हमारी सातों की सातों सीट आ रही हैं, हमने इंतजाम कर लिया है पूरी तरह से आतिशबाजी का सबका। ये अभी मतलब दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और जैसा हम कह भी रहे हैं कि यही रात भारी है, यही रात अंतिम है। जलेबियों का इंतजाम किया है इन्होंने। बिल्कुल रवि वो जी, तो हरियाणा में लगता है छूट गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए राजस्थान में इस पर जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं रविंद्र जी, निश्चित तौर पर मुकाबला एक तरफा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं दोनों के बीच में इतनी फाइट है कि मैं इस चीज के परिणाम, कल के परिणामों के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैं इसको अगर भारतीय जनता पार्टी कल 5-6 ये सीटें तक जीतती है तो उसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत नहीं मानूंगा। कांग्रेस अगर चुनाव हारती है, अगर कांग्रेस 0 या 1 या 2 पर रहती है, बड़ी हार होगी, तो उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ी हार होगी, क्योंकि उनकी 4 सीटें थी। उनको 4 सीटों में से अगर वो अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि वो हार रहे हैं तो वह तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को शायद जनता के बीच में प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाए। उनकी लीडरशिप ने एक साथ मिलकर के काम नहीं किया। जो पिछले 2023 के चुनावों में हमने देखा था कि विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए थे तो हार का एक बड़ा कारण कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट था। और मुझे लगता है कि अगर कल भी इसी तरीके के परिणाम आते हैं तो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं शायद ये उसकी भूमिका अभी से डोटासरा जी। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, वैसे आप थोड़ा सा संभलकर इस चीज पर बोलते हैं अगर हम किसी तरह के एग्जिट पोल की आपसे बात करते हैं तो, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने खुलकर कहा कि अगर कांग्रेस की खाता नहीं खुलता या 1-2 सीट होती है, 4 सीटों से कम हो जाती है, उनकी बड़ी हार मानी जाएगी। क्या इन त्रिकोणीय जहां पर चुनाव होने 5 या 6 सीटों पर हम मान के चलें, हम 5-6 सीटों पर इसलिए मान के चलें भाई, अगर हम झुंझुनू देख लें, यहां त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से दिखाई देता नजर आया। 5 सीटें मान लीजिए कि देवली उनियारा हो, खींवसर हो, सलूंबर हो या चौरासी हो। एक बात यह भी नजर क्या आती दिखाई दे रही है कि इन 5 सीटों में हो सकता है कोई एक राष्ट्रीय दल तीसरे नंबर पर भी खिसक जाए, जमानत जब्त हो जाए। बिल्कुल, देखिए एक सीट पर नहीं रविंद्र जी, आप कह सकते हैं कि लगभग 2 सीटों पर ऐसा हो सकता है कि जो बड़े राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है, चाहे कांग्रेस या भाजपा, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो समझ रहे हैं लोग कि तीसरे नंबर पर, और एक सीट तो कुल मिलाकर के ऐसी है जहां मुझे लगता है कि मुकाबला ही दूसरे और तीसरे नंबर के लिए भाजपा। बताइए ना उसका सीट का नाम तो बता दीजिए। ठीक है, पार्टी का नाम हम भी नहीं ले रहे, आप भी मत लीजिए। देखिए अगर आप 84 की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां मुकाबला ही कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, कौन तीसरे नंबर पर रहेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां फाइट कर रहे हैं। महेश रौत बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि कांग्रेस उस तरह का सपोर्ट नहीं दे पाई है। तो वो एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से लगता है कि एक बार राजकुमार रौत ने जो दाव खेला है अनकटारा पर, वो फिर से उस सीट को रिकवर कर लेंगे, अपनी वापस ले लेंगे। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी की सीट पर भी ये स्थिति है कि तीसरे नंबर पर कोई बड़े राजनीतिक दल का कैंडिडेट रहने वाला है, और क्यों रहने वाला है यह कारण भी हम सबको पता है। चुनाव में हमको कहीं तीसरा वह जो दल है वह चुनाव लड़ता हुआ ही नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी और सीधे सीधे आरएलपी के बीच में वहां हमको फाइट
देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस ने वहां क्यों कैंडिडेट उतारा, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं कि क्यों कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट उतारा। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना था, अगर हनुमान बेनीवाल के साथ उनको जाना था तो खुलकर अलायंस करते, शायद वो सीट में कन्वर्ट कर पाते। हनुमान बेनीवाल को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, जो मैं कॉन्फिडेंस शंकर लाल नारोलिया जी से पूछता हूं। शंकर लाल जी, अब तो बता दिए भाई, ये आखिर में क्या वजह हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन नहीं हो पाया? भाई आखिरी वक्त तक हनुमान बेनीवाल कहा गया कि दिल्ली में गए हुए नेता से, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात। बता दीजिए ना जरा इस बात को, आज तो कर दीजिए खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी हमारी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो लास्ट टाइम तक इंतजार किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या एक प्रकार का ऐसा लग रहा था इनको कि हम तो अपने आप ही जीत लेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने गलती जो हरियाणा में गलती करी, वो राजस्थान में गलती करेगी। अगर मिलकर लड़ते ना बाप से, मतलब आरएलपी चाह रही थी कि हम गठबंधन कर लें, हम तो लास्ट तक सोचा था हमने भाई साथ मिलकर लड़ेंगे तो ठीक कहीं उनको रहेगा। ऐसा तो नहीं लगा कि आरएलपी में वो जनाधार नहीं है, उसका फायदा बाकी 6 सीटों पे नहीं मिलेगा, लोकसभा में चुनाव में नहीं मिला हो, इसलिए ये कर दिया? अब वो कारण क्या लगता है, कौन जिम्मेदार लगता है कि गठबंधन नहीं हो पाया? पहले सर 2 चुनाव हुए, 14 और 19 का चुनाव लड़े इन्होंने कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़े, पर इनका खाता नहीं खुला। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन हुआ 2024 में। तो आपने देखा होगा 11 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सहयोग से सब जगह आई है, और हमारा प्रत्येक कार्यक्रम पूरी ईमानदार से पूरे राजस्थान। क्या राजेंद्र जी, देखिए भाई, हैट्रिक आप बीजेपी की रोकने में आरएलपी बता रही है हमारा योगदान, 11 सीटें लाने में हमारा योगदान, आपने उनके साथ समर्थन नहीं किया। अगर होता तो फिर ये दूसरी और तीसरे की हो सकता है लड़ाई ना होती। क्या हो राजेंद्र जी? देखिए, बहुत ज्यादा अभी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। कल तक का परिणाम का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और कल परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूं। नहीं, चुनाव तो आगे भी होंगे ना, इसके बारे में सर, चुनाव तो आगे भी होंगे, गठबंधन आगे भी होंगे, नहीं होंगे तो फिर इस पर सवाल तो बनता ही है ना सर। देखिए, गठबंधन करना है नहीं करना है वो आलाकमान तय करता है। हमने जनता की आवाज उठाने का हमारा जिम्मा है। एक राजनीतिक दल के रूप में, एक बड़े और पुराने राजनीतिक दल के रूप में हमने जनता के तमाम मुद्दे उठाए, चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे दलितों की हो, चाहे आदिवासियों की हो, सबकी हमने आवाज बुलंद की है। और हम अरे राजेंद्र जी, देखिए बता रहे हैं, नारोलिया जी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रदेश के नेता नहीं चाहते थे ये गठबंधन। यही कहा ना नारोलिया, मैंने सही बात पहुंचाई आपको? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। नारोलिया जी को कांग्रेस पार्टी की कमी के बजाय आरएलपी की कमी पे आप आरएलपी की कमी बता दीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जरूरत नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा राजेंद्र जी, एक मिनट राजेंद्र जी, चुनाव में तो कोई कमी नहीं रही राजेंद्र जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतजामातों में हमने मजबूती से चुनाव, राजेंद्र जी बस खत्म होने वाला है, मेरा जवाब दे दीजिए राजेंद्र जी। ईवीएम, चुनाव आयोग, कोई कमी तो नहीं रही, सरकारी तंत्र मशीनरी कोई कमी तो नहीं, सब कुछ निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी हुआ। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा उस पर भी कर लीजिए। ईवीएम के ऊपर अगर कोई ना कोई ऐसा फैसला आएगा तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। इसके लिए आप नाराज क्यों रहे हैं? मतलब आप नाराज? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस देश के अंदर जो हो रहा है, आज अडानी के ऊपर खुलेआम मतलब आरोप लग रहे हैं, उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं राजेंद्र मेरा सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं कल राजेंद्र जी नतीजों की क्या बात है? नतीजा उससे पहले आप भूमिका तैयार करें। इसका मतलब इन्होंने बात आप आज भाजपा आपको सवाल देती है, आप कांग्रेस से सवाल जो है। वाह वाह वाह, राजेंद्र आर्य जी जवाब दे। और राजेंद्र सवाल समझिए पहले आप। मैं ये कह रहा हूं कल नतीजे आने से पहले, एक मिनट भाई, एक मिनट विकास जी मेरे को क्लियर करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं राजेंद्र जी, कल नतीजे आने से पहले, अरे आप सुनेंगे तब, आप खामोश हैं तब सवाल पूछते हो, आप उनकी सुनो ना। अरे सुन तो लीजिए, मैं कल नतीजे आने से पहले पूछ रहा हूं आपका स्टेटस क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। भाई चुनाव संपन्न हो गए, स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम रखी हुई है, मतलब इलेक्शन कमीशन का इंतजाम, पूरी तैयारी कैसी लगी? आपको पता है कि हम ये सवाल करेंगे? नहीं, आपको पता है कि हम ये सवाल करेंगे? आपसे बताइए कि ठीक लगा कि नहीं लगा। क्या पूछ रहे हो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, मैं क्या अधिकार है? चुनाव अभी तक कैसा हो, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। काल्पनिक सवाल पूछने का आपको क्या अधिकार है? क्या आप भाजपा की तरफ से पूछ रहे हैं? बताइए मुझे। आपको हाइपोथेटिकल सवाल, जो सवाल है ही नहीं उसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? क्या कैसे बताइए ना। आप ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो आप जिम्मेदारी लेते हैं क्या?
कि आप तय करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी भाई नहीं है। बीजेपी के ऊपर सवाल उठते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी आप करते हैं, मुझे कांग्रेस बताइए सवाल ना। उठाती है, हाँ तो बताइए। रविंद्र जी नहीं, सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? कांग्रेस सवाल देश के उठाती है, चुनाव में बताइए। सवाल नहीं उठना चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे देश पाए के आप? चुनाव विकास में बारड़ सवाल नहीं जी उठना चाहिए बताइए। क्या? विकास जी बताइए, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इतने निर्दयी मत हुआ करो, आप तो बिल्कुल निर्दयी हो जाते हैं कई बार। दूसरा, मेरी बात को सुनिए, ईवीएम खराब है कि नहीं, व्यवस्थाएं सटीक थी कि नहीं, अभी से कैसे बता देंगे? अगर कल उनकी सीटें मैं चार निर्दयी पांच आ गई, आपके प्रति भी रहता हूं सवालों के जरिए, मैं शंकर लाल जी के प्रति भी रहता हूं, आशुतोष जी से भी मैं ये कहता हूं कि भाई आप जवाब नहीं देते हैं, कम से कम इशारों बता दीजिए। अब ये राजेंद्र जी अगर कुछ भी समझे उसमें मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मैं अच्छा ठीक है, ना ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? काल्पनिक कैसे? काल्पनिक नहीं था सवाल राजेंद्र जी, मैंने ये पूछा आपसे, ईवीएम में गड़बड़ी मैंने पूछा ही नहीं, मैंने ये कहा ईवीएम नहीं, या तो आपको चुनाव आयोग कल सारे बंदोबस्त, सरकारी मशीनरी सब बेहतर काम लगा आपको चुनाव में, आप सवाल नहीं समझ पाए। अब आप मतलब यही सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। विकास जी, बस अगर 5 सीटें सेकंड बढ़ के आई ना, हाँ। तो चुनाव आयोग देखिए, कर सकते सरकारी हैं। मशीनरी और अगर नहीं विकास जी, लेकिन इसका जवाब आपको लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों की तरफ से अगर यह जवाब उठता है तो इसका संतोषप्रद जवाब आपको देना होगा, ताकि इस तरह के सवाल किसी भी चुनाव में ना उठे। यह बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, सरकार क्योंकि आपकी है। फिलहाल इसी के साथ आज 8 की फाइट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।